उनके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमको पास्टर और हमको सिस्टर बनना है। आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए। हमने देखा कि बच्चों ने प्रभु यीशु की भजन के साथ में और पूरे जैसे उनका प्रेयर होता है, वो रोज का हमारा ये नियम है कि शाम को हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम में से ही कोई बाइबल के कुछ अंश उसमें से पढ़कर सुनाते हैं। कुछ बच्चे एससी समुदाय के भी आते हैं और ज्यादातर जो थे वो एसटी समुदाय के बच्चे थे। जैसे कोई मंडला से आया हुआ है, मंडला के किसी हॉस्टल में पढ़ रहा था पहले, उसके बाद में उसे यहाँ भेज दिया गया। 2 बच्चे उड़ीसा से आए हुए हैं, शौचालय जो है वो खुले पड़े हुए हैं, बच्चियों के नहाने की जगह जो है वो खुली पड़ी हुई है, उनके जो कवर करने के लिए कैमरा लगाया गया है। जो प्रेयर कर रहे हैं उन बच्चों के दस्तावेज पे भी जाति से संबंधित या धर्म से संबंधित कुछ परिवर्तन देखने को मिला। वही कौन समुदाय का बच्चा, वही मरावी है, धोबा है, ये सब जो है जब वो उसमें पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो उनके धर्म वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख दिया। जो फॉर्म है उसके पीछे लिखा हुआ है कि जो सामूहिक प्रार्थना होगी उसमें सभी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो जनजाति समाज को खत्म करना बस एक जनजाति की जो सभ्यता होती है उसको नष्ट करने का प्रयास। बच्चों से पूछने पर जो फीस के बारे में पूछ रही, हैरान कर देने वाली फीस है। 65,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000। उस पैसे को कहीं भी ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है। तो एक तरीके से हमने सरकार को भी चूना लगा दिया। स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से जब आप पूछते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो बच्चे कहते हैं कि साहब मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जहां पर पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट या फिर इस तरीके की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहते। वो बनना चाहते हैं पास्टर, वो लड़कियां बनना चाहती हैं नन। मैं ये कोई अफसाने नहीं लिख रहा, ये बातें हकीकत है और ये हकीकत सामने आई है मध्य प्रदेश बाल आयोग के द्वारा एक जांच पड़ताल में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के अंदर से जनजाति समाज की रीति नीतियों को दूर करने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों से सामने आया है, जहां पर मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में बाल आयोग की टीम ने जब छापेमार कार्रवाई की तो कई खुलासे हुए। इन्हीं खुलासों में सबसे बड़ा खुलासा ये था कि मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरीज द्वारा जो संस्थान संचालित किए जा रहे हैं, उनमें बच्चों को शिक्षित होकर किसी बड़े पद पर नहीं जाना, इन बच्चों को पास्टर और नन बनाने की बात की जा रही है। यह पूरा खुलासा हुआ बाल आयोग की छापामार कार्रवाई में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बाल आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा जी। दीदी, क्या था ये पूरा मामला, इसको विस्तार से जानेंगे। जब शुरुआत हम इन्हीं से करेंगे कि बच्चे क्यों अपने आप को पास्टर और नन बनने की बात कह रहे हैं। अभी बाल आयोग के माध्यम से छापामार कार्रवाई तो ना कहेंगे हम उसको, एक इंस्पेक्शन के रूप में, क्योंकि हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई और कोऑर्डिनेशन मीटिंग में बार बार डीपीसी से पूछा भी गया कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें से कितने विद्यालयों में हॉस्टल संचालित है। तो सभी जगह से ज्यादातर जवाब जो था वो ना था कि कहीं पर भी हमारा हॉस्टल संचालित नहीं है। परंतु आम आदमी को भी पता है कि किस विद्यालय में हॉस्टल संचालित है। तो क्या शिक्षा विभाग को यह जानकारी नहीं है कि विद्यालयों में हॉस्टल संचालित है बिना मान्यता के? तो यह भी एक कारण था कि उसको यह बताना कि आप ही की नाक के नीचे ऐसे विद्यालयों में हॉस्टल संचालित किए जा रहे हैं, बच्चों से फीस ली जा रही है, परंतु उस फीस का उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ही जब हम लोग मंडला में थे तो मंडला में एक विद्यालय संचालित है गोटास में साइन फॉर इंडिया, और उस विद्यालय में हॉस्टल भी संचालित था। जब हम वहां पर पहुंचे तो बच्चों के प्रेयर करने का समय था और हम भी बकायदा उस प्रेयर में बैठे और हमने देखा कि बच्चों ने प्रभु यीशु की बड़े अच्छे सुरमय आवाज में, भजन के साथ में और पूरे जैसे उनका प्रेयर होता है वो, और बच्चे ही उसमें जो प्रवचन किया जा रहा है तो बच्चा ही 2 बच्चे उसमें प्रवचन कर रहे हैं, पूरा उसका पाठ समझा रहे हैं। वहां पर कोई भी और व्यक्ति मौजूद नहीं है और उन्होंने बताया बच्चों ने कि रोज का हमारा ये नियम है कि
की शाम को हम लोग एक प्रार्थना करते हैं और हम में से ही कोई बाइबल के कुछ अंश उसमें से पढ़कर सुनाते हैं। और जब हमने बच्चों से बातचीत की तो उसमें से कुछ बच्चे ओबीसी समुदाय के भी आते हैं, कुछ बच्चे एससी समुदाय के भी आते हैं और ज्यादातर जो थे वो एसटी समुदाय के बच्चे थे। परंतु उनके घरों में क्या प्रैक्टिस हो रही है, तो जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने यहीं पर आके ये सब सीखा है। और क्यों सीखा है? क्योंकि हमको सिर्फ ये भजन गाना अच्छा लगता है, हमको कॉन्गो बजाना अच्छा लगता है ये। और जो लंबे समय से बच्चे हैं, जो हम कहे कि एक तरीके से मूवमेंट में है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, जैसे कोई मंडला से आया हुआ है, मंडला के किसी हॉस्टल में पढ़ रहा था पहले, उसके बाद में उसे यहाँ भेज दिया गया। 2 बच्चे उड़ीसा से आए हुए हैं, तो ये चूंकि लंबे समय से है तो इनके मन के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि हमको पास्टर और हमको सिस्टर बनना है। एजुकेशन किस लिए ले रहे हैं हम, किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। वहां पे फीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम फीस देते हैं तो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो बच्चे कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि हम उनको एक अंधेरे से कमरे में जिसमें एक बहुत छोटा सा बल्ब जगमगा रहा है, पढ़ने के लिए पर्याप्त लाइट नहीं है, शौचालय जो है वो खुले पड़े हुए हैं, बच्चियों के नहाने की जगह जो है वो खुली पड़ी हुई है, उनके जो कवर करने के लिए कैमरा लगाया गया है, शौचालय को कवर करने के लिए वहां पर कैमरा लगाया गया है। बताइए। तो इस तरीके की जब अनियमितताएं देखने में आती है तो ऐसा लगता है कि क्या वास्तव में माता पिता को ये सारी जानकारियां हैं क्या? माता पिता ऐसी जगह पे अपने बच्चों को भेजेंगे क्या? आप और मैं भेज नहीं सकते। बिल्कुल। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ये बच्चे इतने दूर दूर से यहाँ पर लाए जाते हैं? तो जब आप वहाँ पर पहुँची, आपने देखा कि एक तो बगैर मान्यता के आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं और कई तरीके की ऐसी गतिविधियां भी देखी। जब आपने बच्चों से बातचीत की और स्कूल प्रबंधन या फिर जो विद्यालय संचालन करने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं इस विषय में कि वो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं पास्टर और नन बनाने के लिए? देखिए वो तो मना ही करेंगे, पर जब बच्चा अपने घर से आया था तो सीख के नहीं आया था ना। तो उसको ये प्रैक्टिस किसने सिखाई? ये प्रैक्टिस तो आप ही के यहाँ पे, अगर बच्चे के बेड पे अगर बाइबल रखा हुआ है तो बाइबल वो घर से तो नहीं लेके आया ना, बाइबल तो उसको यही पढ़ दी गई है। तो ये इसका जिम्मेदार कौन? इसके लिए आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। दूसरी बात, यदि आपको चलाना है तो नियमों में रह के चलाइए। हम विद्यालय की जब मान्यता लेते हैं तो विद्यालय के जो मान्यता का प्रारूप बनकर जो है फॉर्म का एक हिस्सा, उसमें साफ साफ लिखा है, 8वां या 9वें नंबर का पॉइंट है, उस पर लिखा है आवासीय विद्यालय के रूप में मान्यता है क्या। जब वहां हम नहीं लिख रहे हैं तो फिर विद्यालय में हॉस्टल कैसे संचालित होंगे? क्या शिक्षा विभाग का जो बीआरसी है, जो उसके वेरिफिकेशन के लिए जाता है, वो ये चीजें देख नहीं रहा है? तो ये एक कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है कि चूंकि उसने वहां नहीं लिख दिया है, इसीलिए हमने आवास को छात्रावास का निरीक्षण ही नहीं। बताइए। आपने डिंडोरी और मंडला, अनूपपुर, ये 3 जिलों में लगातार जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन किया। तो क्या ये बच्चों के जो प्रेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के दस्तावेज पे भी जाति से संबंधित या धर्म से संबंधित कुछ परिवर्तन देखने को मिला? बिल्कुल, ये तो तीनों जगह के हॉस्टल में था। तीनों जगह के हॉस्टल में जो जनजाति समुदाय के बच्चे हैं, जो हमारे एससी समुदाय के बच्चे हैं, उनके धर्म के आगे जो हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे, इसमें विरोधाभास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो डे स्कॉलर बच्चे हैं उनके में हिंदू ही लिखा हुआ है धर्म। यानी यदि कोई गौंड जाति का है तो उसका धर्म हिंदू लिखा है, जो डे स्कॉलर बच्चा है, जो अपने घर से पढ़ने आ रहा है और वापस घर पे जा रहा है। परंतु वही गौंड समुदाय का बच्चा, वही मरावी है, धोबा है, ये सब जो है, जब वो उसमें पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो उनके धर्म वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख दिया। और जो फॉर्म है उसके पीछे लिखा हुआ है कि जो सामूहिक प्रार्थना होगी उसमें सभी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य। बेयर करनी पड़ेगी अगर बच्चे हो। हाँ, और माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, परंतु वो जो अनिवार्य लिखा है प्रार्थना, तो प्रार्थना क्या होगी ये आपने पेरेंट्स को बताया था क्या कि हम किसकी प्रार्थना करवाएं? जो हमने अनिवार्य करवाया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमने अनुमति ले ली। अनुमति तो ले लिया आपने, एडमिशन के फॉर्म में पीछे से फॉर्म लगाया है और उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए गए हैं, उस पे आपने एक पेरेंट्स का सिग्नेचर ले लिया।
पर क्या आपने उनको बताया था कि हम है ना केवल और केवल है ना ईसा मसीह की ही शिक्षा देंगे, ईसाई धर्म की शिक्षा देंगे? हमारे साथ में कुछ जनजाति के समुदाय के लोग भी थे, इंस्पेक्शन के हमारे टोली में थे, समूह में। तो उन लोगों ने जब किसी जनजाति की जो प्रैक्टिस हो, जनजाति के जो देवता होते हैं, उन बच्चों से जब उनके बारे में पूछ रहे हैं, बड़ा देव के बारे में पूछ रहे हैं, बूढ़ा देव के बारे में पूछे, तो बच्चों को पता नहीं। बताइए। और छोटे बच्चे नहीं है ना, 11वीं-12वीं में पढ़ने वाला बच्चा है। तो क्या मेरे बच्चे को मेरे धर्म के बारे में नहीं पता होगा? कहाँ से मैं आता हूँ? आज तक मैं अपने घर में क्या कर रहा था? तो क्या ये बच्चे प्रारंभ से यहीं पे थे? अगर 1 साल से आए हुए हैं तो 1 साल पहले तो अपने घर में यही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और ये जो लालच है, ये लालच इतना बड़ा षड्यंत्र है कि हम केवल ये धर्म की प्रैक्टिस का विषय नहीं, ये तो जनजाति समाज को खत्म करना बस एक जनजाति की जो सभ्यता होती है, उसको नष्ट करने का प्रयास है। हम कहेंगे कि आने वाले समय में यदि गौंड जनजाति के कोई अवशेष मिलते हैं क्या? नहीं। केवल लाभ लेने के लिए वो पेपर पे गौंड रहेंगे, परंतु गौंड समाज की जो जनजाति है, जो उनके पूर्वजों ने जो धरोहर संभाल के रखी थी, वो धीरे-धीरे ये इस तरीके से खत्म। जल जंगल जमीन तीनों से दूर करने की। तीनों बिल्कुल। अब इतना 15 एकड़, 20 एकड़, 60 एकड़ जमीन है, आदिवासियों की जमीन थी, वो जनजाति समुदाय की जमीन थी, वनवासियों की जमीन थी, वो कैसे इनको मिली? अगर लीज की जमीन थी, पट्टे की जमीन थी, तो कैसे इनको दे दी गई? किसने दी ये जमीन? किसी को दिख नहीं रहा है किस पर्पस से वो जमीन दी गई थी, और आज उसको उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? बच्चों से पूछने पर जब फीस के बारे में पूछें, हैरान कर देने वाली फीस है। यानी वो इस सोशल कॉज में नहीं चल रहा हॉस्टल, 65,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, इतने में तो मतलब भोपाल के किसी अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ सकते ये सिर्फ हॉस्टल की फीस है। हैं। बताइए आप, उसमें ट्यूशन फीस अलग हो। नहीं, वो अलग है, विद्यालय की फीस अलग है, पर हॉस्टल की फीस के पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना? क्योंकि बच्चे को तो नहीं सुविधाएं दे रहे हैं ना, बिल्कुल। बच्चे को तो आपने बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें 20-25 बच्चे भर दिए आपने, ना उनके पढ़ने के स्टडी टेबल है, ना वहाँ सामान रखने की जगह है, ना वहाँ सफाई का ही इंतजाम है। और जब मेरे बच्चे के अगर मैं इतने पैसे दे रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसमें से पूछूंगी, टच करेंगे। और पर उस पैसे का कहीं भी फीस स्ट्रक्चर में जिक्र नहीं। जिक्र नहीं, उस पैसे को कहीं भी ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया नहीं गया है। तो एक तरीके से हमने सरकार को भी लिखा। चूना लगा दिया। बिल्कुल। उसके बाद में बच्चों का पैसा था, उनको किसी प्रकार उनके लिए उपयोग किया जाता था, तो इस पैसे का उपयोग कहाँ किया गया? और यदि वो बच्चे पैसे नहीं दे रहे तो फिर बच्चे बोल कैसे रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं? ये सब वही हो रहा है जहाँ पर आपके जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हो कह रहे हैं वहां तो कोई हॉस्टल संचालित ही नहीं है। तो क्या ये सीधे तौर पे सरकार के साथ भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी छल कर रहे हैं? और क्या इन इस पूरे षड्यंत्र में इनकी भी कुछ भूमिका है? और अगर है तो इन पर क्या कार्रवाई करने के लिए आप सरकार को कुछ पत्र लिखेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम आयोग इस बार बिल्कुल इसके लिए पत्र लिखने वाला है, क्योंकि वहाँ जब जो व्यक्ति मौजूद है शिक्षा विभाग के, वो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे कुछ गलती हो गई, और कहते हैं इस गलती को सुधारने का तरीका बताइए। अब इस गलती को सुधारने का तरीका क्या बाल आयोग बताएगा? भाई आप जिस चीज की नौकरी कर रहे हैं, जिस चीज का पैसा आप सरकार से ले रहे हैं, उस काम को आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके से आप तो सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। इतना सारा रेवेन्यू में जो टैक्स आना था वो सरकार को नहीं मिला, बिल्कुल। बच्चों को उनके हक का पैसा नहीं मिला। तो ऐसे उसमें एक शिक्षक है, बीआरसी बन जाए, उसका काम है विद्यालय को मान्यता देना, और जब उस विद्यालय को मान्यता दी गई है तो पूरा दस्तावेज भी देखना है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना है। उसी की रिपोर्ट के आधार पर उस विद्यालय को एक सीबीएसई एफिलिएशन मिला है। सीबीएसई एफिलिएशन के दस्तावेज और राजकीय शिक्षा केंद्र के मान्यता के दस्तावेजों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि राजकीय शिक्षा केंद्र के मान्यता के दस्तावेज में कहीं भी आवासीय विद्यालय का जिक्र नहीं है,
परंतु उस आवासीय विद्यालय को उन्होंने बकायदा सीबीएसई को मान्यता लेते समय उसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ आवास छात्रावास संचालित है। उसके बेस पे उनको वो दिया गया है सीबीएसई एप्लीकेशन। तो क्या फ्रॉड नहीं है? 420 ही नहीं। बिल्कुल। और हम जानते हैं ना कि एक आज के माहौल में सभी को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, तो चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, ट्रेस जब आपके यहाँ पे लिख के आए सीबीएसई एप्लीकेशन, तो आपके यहाँ ऑटोमेटिकली एडमिशन भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो वो जो सीबीएसई एप्लीकेशन बोला है वो भी गलत जानकारी देके इनको सीबीएसई। तो कुल मिलाकर अब आप सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप जो जांच करने की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे। और देखिए ये तो हमारे को नहीं बताया, बकायदा कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में सारे विभागों के समक्ष डीपीसी के द्वारा यह माना गया कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट विद्यालय में छात्रावास संचालित नहीं है और ये छात्रावास बकायदा उनके नाक के नीचे ही संचालित। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि जो लोकल स्तर के अधिकारी हैं, जिन्हें हम बीआरसी कहें, बीईओ कहें, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के चलते इन जैसे बच्चे, जो भोले भाले बच्चे जिन्हें कभी भविष्य में हम डॉक्टर देखते, साइंटिस्ट देखते, लोको पायलट देखते या कहीं और स्थान पर देखते, उन बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि तुम्हें ये सब नहीं बनना, तुम तो ईसाइयत का प्रचार करना, पास्टर बनना, नन बनना, सिस्टर बनना। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जितनी ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र हैं, तो उन षड्यंत्रों को सह दे रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के ये ऐसे अधिकारी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि वे भी इन मिशनरीज के इन षड्यंत्रों को जान सकें, उनके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।